हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MPTET वर्ग 2 साइंस की हमने क्लासेस स्टार्ट की थी और उसमें भी बायोलॉजी सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था सजीव जगत, उसी क्रम में हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे और वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली हमने शुरू की थी, जिसमें से हमारे 4 जगत बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम 5वां जगत पढ़ने वाले हैं, पादप जगत, जिसे प्लांटी जगत कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको कोशिका मतलब जो सजीव जगत का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, जैसे सबसे पहले कोशिका का अध्ययन हमें करना होता है, इसके बाद ऊतक का अध्ययन हमें करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और सभी क्लासें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो आप सारी क्लासें वहाँ जा कर के देख लें। ठीक है, आज के सेशन में हम पादप जगत पढ़ेंगे और ये जो जगत होते हैं बहुत बड़े होते हैं। जैसे हमने जंतु जगत कई पार्ट्स में कंप्लीट किया, ठीक है, उसी तरीके से जो पादप जगत है वो भी बहुत बड़ा होता है। क्योंकि इसमें आपको पूरे पादप की संरचना पढ़नी होती है और इसका वर्गीकरण कई समूहों में किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके किसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, किसके अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, मतलब जंतुओं की जगत में जंतु पढ़े हमने और यहाँ पर सारी वनस्पतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और ये हमारी अभी तक की क्लास नंबर 24 रहेगी। इससे पहले हमारी 23 क्लासें हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है वर्ग 3 साइंस के नाम से, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सॉरी, वर्ग 2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पादप जगत है, जगत प्लांटी, तो आपको पता होगा, आपने बहुत पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है, जो आपके कैरोलस लीनियस थे, कौन थे? कैरोलस लीनियस, जो द्वि जगत पद्धति लेकर के आए थे। तो इन्होंने ये 2 जगत में सबसे पहले बांटा था और उनमें से एक जगत इन्होंने जंतु जगत बताया और दूसरा जगत आपका कौन सा बताया था? पादप जगत। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि सबसे पहले पादप जगत के बारे में किसने बताया, तो कैरोलस लीनियस ने, क्योंकि सबसे पहले तो वर्गीकरण अरस्तु महोदय करते हैं और वो भी पादप और जंतु की बात ही करते हैं, लेकिन जो अध्ययन की शुरुआत हुई जब से, तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने ही आपके पादप और जंतु 2 जगत बताए थे। फिर इनमें कुछ कमियाँ रहती गईं, तो इसी कमियों को सुधारने हेतु 3 जगत पद्धति आ जाती है, जिसमें तीसरा जगत आपका प्रोटिस्टा जुड़ जाता है। फिर 4 जगत पद्धति आ जाती है, ठीक है, जिसमें आपका मोनेरा जगत कवक जगत जुड़ जाता है। और फिर अंत में आपका 5 जगत पद्धति आती है, जिसमें आपके 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और एनिमेलिया और प्लांटी, जिसे जंतु और पादप कहेंगे। ठीक है, तो इसी पादप जगत का अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए जगत प्लांटी के अंतर्गत कौन से उत्पादों को कौन से पादपों को सम्मिलित करेंगे, ये यहाँ पर दिया गया है। तो प्लांटी जगत के अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक। अब आपको एक एक शब्द के बारे में चीज़ें पता होंगी, क्योंकि आपने कोशिका वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या होते हैं? यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनके अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। कोशिकांग आप समझते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जिसे कहते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। इसके बाद आपके बहुकोशिकीय का मतलब एक से अधिक कोशिकाएं इनमें होती हैं। और प्रकाश संश्लेषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना पाएंगे, तो इनको सम्मिलित करते हैं। तो प्लांटी जगत के अंतर्गत कौन आता है? जिनका जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषी है। ठीक, अब देखिए इस जगत के जीव अपनी प्रकृति, आवास, संरचना और जीवन पद्धतियों में अत्यधिक भिन्नता दर्शाते हैं। इसके बाद देखेंगे पारंपरिक 2 जगत वर्गीकरण में पादप जगत को 3 प्रभागों में वर्गीकृत कर दिया जाता था। पहले जब हमारा 2 जगत पद्धति चलती थी, जंतु और पादप जगत, तो उस समय में जो हमारा पादप जगत था उसको 3 प्रभागों में बांट दिया था। कौन कौन से 3 प्रभाग बताए गए थे? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। वर्तमान में इसमें सुधार होता गया और वर्तमान में भी अभी 3 ही हैं, लेकिन ट्रैकियोफाइटा को पुनः से कई वर्गों में, उपवर्गों में बांट देते हैं। ठीक है, तो जो 2 जगत पद्धति थी उसमें पादप जगत को कितने प्रभागों में? 3 प्रभागों में बांटा गया था। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। आदिम प्रभाग जो थैलोफाइटा है, इसके अंतर्गत उस समय कौन कौन से आपके
सम्मिलित थे। तो इसमें जीवाणु, कवक और शैवाल उस टाइम पर सम्मिलित थे। ठीक है, इस प्रभाग में शामिल सभी जीवों को एक सरल शरीर संरचना, जिसे सूकाय, जिसे थैलस इंग्लिश में कहते हैं, वाले जीवों को रखा गया था। ठीक है, मतलब जिनके जो शरीर है उनकी संरचना सरल होगी, सूकाय युक्त होगी, ऐसे जीव थैलोफाइटा में आते थे। इसके बाद हिटेकर की जो 5 जगत पद्धति आ जाती है, तो हिटेकर की 5 जगत पद्धति में, और ये हमारी आधुनिक पद्धति मानी जाती है, तो इसको फिर थैलोफाइटा को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटी करके। ठीक, फिर देखेंगे जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जीवमंडल में सभी बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक और स्वपोषी जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया। पादप जगत में अब तक लगभग 3.5 लाख जीवों को सम्मिलित किया जा चुका है। ठीक है, सॉरी, जीव नहीं होंगे, यहाँ पादप होगा। ठीक है, अब देखिए आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, अब जो ट्रैकियोफाइटा है इसे पुनः से 3 भागों में बांट देते हैं, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनका हमें एक एक करके अध्ययन करना है। पहले थैलोफाइटा क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आपके पादप आते हैं, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से पादप आते हैं, किसकी क्या विशेषता होती है, और फिर ट्रैकियोफाइटा पढ़ेंगे और इसमें भी इनके प्रभाग, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। तो इस प्रकार से पूरा पादप स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है और ये बहुत बड़ा ही आपका टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। पत्तियों से पूछ लेता है, जड़ों से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तने से क्वेश्चन बन जाते हैं, हर एक पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, आपके बायोलॉजी में जो वर्गीकरण वाला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहला यहाँ जगत पढ़ेंगे हम पादप का, थैलोफाइटा। क्या कहलाता है थैलोफाइटा? तो थैलोफाइटा ग्रीक भाषा के एक शब्द थैलोज से बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा शरीर, ऐसी बॉडी जो सत्य, जड़, तना और पत्तियों में भिन्नत नहीं होता। मतलब जिसमें आपका जो आपने पौधे का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें जड़ होती, तना होता और पत्तियां होती हैं। ठीक है, लेकिन इस वर्ग में जो आपके पौधे आएंगे उनका जो शरीर है वो होगा तो ये सब, लेकिन सत्य रूप से नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आधुनिक वर्गीकरण में जो प्लांटी जगत है इसको 3 स्वपोषित समूहों, शैवाल, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा से निर्मित करके बनाया गया है। तो इसका जो प्लांटी जगत का सबसे प्रथम समूह माना गया वो शैवाल माना गया और शैवाल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली बार हमने आपके जो है पात्रता परीक्षा में इसको बिल्कुल बेसिक से नहीं बता पाए थे, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया था। यहाँ पर हम पूरी मतलब बेसिक से सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो प्लांटी जगत का प्रथम समूह शैवाल का है, जो सबसे सरल स्वपोषी जीव है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते होंगे। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के आवासों, मुख्यतया स्वच्छ जल और समुद्री जल में पाए जाते हैं। मतलब जो शैवाल हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो स्वच्छ जल का मतलब आपके लवणीय जल, लवणीय जल और समुद्री जल मतलब लवणीय जल, दोनों में ही पाए जाते हैं। इनमें संवहन ऊतक, अब ये संवहन ऊतक क्या होते हैं तो आपको बता चुके हैं, जाइलम, फ्लोएम आपने खूब पढ़ा होगा, एवं भ्रूण अवस्था का अभाव होता है। तो इनका ये अंतर आप याद रखेंगे। अभी ब्रायोफाइटा आगे चल के पढ़ेंगे, ट्रैकियोफाइटा पढ़ेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि संवहन ऊतक पाए जा रहे हैं। लेकिन आपका जो वर्ग थैलोफाइटा है इसमें संवहन ऊतक नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम वगैरह नहीं होते। और इन जाइलम फ्लोएम का कार्य आपको हमने बता रखा है कि एक तो होता है जो मतलब जमीन से खनिज पदार्थ और पोषण प्राप्त करता है, और दूसरा जो होता है वो एक स्थान से पौधों के दूसरे स्थान तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं पाए जाते, भले ही ये स्वपोषी है लेकिन इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, इसका अभाव होता है। विकास की दृष्टि से प्लांटी जगत में दूसरा स्थान ब्रायोफाइटा का है। पहला है शैवाल का, दूसरा है ब्रायोफाइटा का, और यह भूमि पर पाए जाने वाले सबसे सरल पौधे होते हैं जिनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। इनमें भी संवहन ऊतक का अभाव होता है। फिर आप कहेंगे जब इनमें भी संवहन ऊतक का अभाव है और इनमें भी संवहन ऊतक का अभाव है ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में, तो दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया? वर्गों को एक ही वर्ग में रख देते। तो आगे चल के जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा और अंतर होता है, इस कारण से इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है,
अब देखिए विकास की दृष्टि से प्लांटी जगत में दूसरा स्थान किसका है? ब्रायोफाइटा का। ये रिपीट हो गया है। फिर थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कवक आते हैं, शैवाल आते हैं और जीवाणु आते हैं। तो अब आप कहेंगे कि कवक और कवक जगत एक अलग से है 5 जगत प्रणाली में, तो फिर इसको यहाँ क्यों रखा गया? तो यही तो यहाँ पर असामान्यता थी, इस कारण से कवक जगत में कुछ अन्य विशेषताएं पाई जा रही थी, तो अलग से कवक जगत बना दिया गया। लेकिन पहले जब कवक जगत नहीं था तो उसका अध्ययन हम यहीं पर करते थे, ठीक है। इसी तरीके से जीवाणु होते हैं, लेकिन यहाँ पर कवक और जीवाणु तो हम पढ़ चुके हैं, शैवाल हमें यहाँ पढ़ना है, और जो मुख्य रूप से आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। अब देखिए थैलोफाइटा का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभक्त नहीं रहता है, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है। इस कारण ही इन्हें थैलोफाइटा कहा। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, मतलब जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो ये तो हुआ थैलोफाइटा का परिचय कि क्या होते हैं थैलोफाइटा। अब देखेंगे इसके अंतर्गत जो शैवाल आते हैं इसके बारे में। शैवाल अर्थात एलगी, ठीक है। क्या कहलाता है शैवाल का अध्ययन? हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, जिसे हम कहेंगे शैवाल विज्ञान कहा जाता है। हर एक चीज़ का अध्ययन होता है और उसकी एक शाखा बनाई जाती है, जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ऊतक का अध्ययन आपका हिस्टोलॉजी, इसी तरीके से शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। तो ये देखिए शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो E.F. फ्रिश को शैवाल विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? तो M.O.P. आयंगर। ये आधुनिक मतलब वर्तमान जो शैवाल विज्ञान है, भारतीय शैवाल विज्ञान, उसके जनक है आयंगर, ठीक है। अब देखिए क्लोरोफिल युक्त, मतलब जो आपके शैवाल होंगे वो क्लोरोफिल युक्त होंगे, संवहन ऊतक रहित होंगे। इनकी मुख्य विशेषता होती है क्लोरोफिल युक्त का मतलब है शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी हैं। संवहन ऊतक रहित होते हैं, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, भ्रूण रहित होते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, एक कोशिकीय जननांग वाले होंगे। सूकाय सादृश्य स्वपोषित जीव हैं, मतलब सूकाय सादृश्य का मतलब इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता, बल्कि एक थैलस के रूप में पाया जाता है। तो ये शैवाल की विशेषता है, और यही सारी विशेषताएं हमने अभी पढ़ ली हैं थैलोफाइटा में, क्योंकि थैलोफाइटा वर्ग का ही एक सदस्य है हमारा शैवाल। अब शैवाल के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर देखेंगे तो शैवाल मुख्यतः जलीय जीव है, मतलब जल में पाया जाता है। आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बताएं तो आपने जो तालाब होते हैं जिनका पानी बहता नहीं है, एक जगह पर जमा हो जाता है और उसमें आपने कई टाइप की देखी होगी, हरा हरा सा पदार्थ ऊपर जम जाता है जल की सतह पर, वह आप शैवाल मानते हैं, ठीक है। तो शैवाल मुख्यतः जलीय जीव हैं जो अलवणीय, यानी अलवणीय का मतलब जो स्वच्छ जल है, जिनमें लवण की मात्रा नहीं है, एवं लवणीय अर्थात समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ शैवाल जलीय के साथ साथ स्थलीय भी होते हैं, और स्थल पर कहाँ पाए जाते हैं? तो नम स्थानों, जहाँ पर नमी होती है, जैसे नम दीवारों पर, पौधों के तनों पर, मिट्टी आदि में उगते हैं। कुछ शैवाल असामान्य अथवा विशिष्ट आवासों में भी उग जाते हैं, जैसे बर्फ पर, गर्म झरनों में आदि। इसके अतिरिक्त शैवाल अधिपादप, जिसे एफिफाइट कहते हैं, अंतःपादप, अधिजांतव, अंतःजंतुक, सहजीवी, परजीवी, मतलब सहजीवी मतलब जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। परजीवी सभी में पाए जाते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं उनको क्रिप्टोफाइट्स, तथा जो चट्टानों पर उगने वाले शैवाल हैं उनको लिथोफाइट्स कहा जाता है। मतलब जहाँ भी जीवन की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर आपके शैवाल देखने को मिल जाते हैं। अगली विशेषता है शैवालों की, शैवालों की कायिक संरचना में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इनका सूकाय मतलब जो शरीर है एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक अनेक प्रकार का होता है। मूल रूप से बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं। बहुकोशिकीय शैवाल मंडलीय, मंडलीय मतलब कॉलोनी, जैसे आपने बॉल बॉक्स को देखा होगा, ठीक है। फिर तंतुवत, फिलामेंटस नलिकीय, फिर मृदूतकीय, पेरिनकाइमेटस आदि रूपों में ये पाए जाते हैं। तो इनसे आपकी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि शैवाल के बारे में सही कथन या गलत कथन बताइए, तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। फिर है सभी शैवालों में वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिड आपके सभी शैवालों में होंगे। शैवालों का रंग उनमें उपस्थित वर्णकों के प्रकार
और उनकी आपेक्षिक मात्रा पर निर्भर करेगा कि किस शैवाल में कितना वर्णक है, उसकी मात्रा कितनी है, इस पर डिपेंड होता है उनका रंग, कि लाल शैवाल होगा या मतलब आपका हरा शैवाल होगा। तो शैवाल भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो शैवालों में मुख्य रूप से तीन प्रकार के वर्णक यानी प्लास्टिड पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपने खूब पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है कैरिटोनाइट्स और तीसरा होता है फाइकोबिलिन। तो देखिए जो क्लोरोफिल है यह 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी और ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, ठीक है। एक क्लोरोफिल का कार्य होता है। तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन किस वर्णक की उपस्थिति में बनाते हैं? तो क्लोरोफिल। दूसरा होता है कैरिटोनाइट्स, यह 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटिन और जेंथोफिल। तीसरा होता है फाइकोबिलिन, बिली प्रोटीन, यह भी 3 प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है। अब देखिए सभी प्रकार के वर्णक लवकों में पाए जाते हैं। वे लवक जिनमें क्लोरोफिल बी अनुपस्थित या अभाव होता है वे वर्णकी लवक कहलाते हैं। अब देखिए लवकों की सतह पर या उसमें अंतः स्थापित प्रोटीन से निर्मित संरचना पायरीनाइट्स पाई जाती है। फिर दिया है शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है। तो पूछ लेता है डायरेक्टली कि पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव कौन सा है? तो वो शैवाल है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? इसकी सेल्यूलोज की। वैसे सभी पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और कोशिका में हमने खूब अच्छे से आपको बताया है कि सेल्यूलोज क्या होता है, ठीक है। फिर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया जो भोज्य पदार्थ है, इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, और उसी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और जो भोजन ये बनाते हैं तो संचित करके जो भोज्य पदार्थ इसमें रखा जाता है वो मंड या कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो जंतु जगत होता है उसमें भोजन किस रूप में संचित होता है? तो काइटिन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। अब दिया है इनका जननांग प्रायः एक कोशिकीय होता है और निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर शैवालों में संवहन ऊतक अर्थात जाइलम फ्लोएम का अभाव है, यांत्रिक ऊतक भी नहीं पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा वर्णक क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। इनमें जो प्रजनन है वो 3 विधियों से होता है, कायक, अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। अब जो लैंगिक जनन है वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी 3 प्रकार का होगा। कायक जनन खंडन विधि फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है, और अलैंगिक जनन चल बीजाणु जूस्पोर्स और अचल बीजाणु एप्लोस्पोर्स के द्वारा होता है। तो ये भी याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि शैवालों में लैंगिक जनन की विधियां हैं या कायक जनन किस विधि से होता है, तो याद रखिए, ठीक है। फिर है युग्मनज कभी भी बहुकोशिकीय भ्रूण में विकसित नहीं होता है, और शैवालों के जीवन चक्र की मुख्य अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, ठीक है। तो ये तो हुआ शैवालों के कुछ प्रमुख लक्षण। अब आवास देखेंगे तो आपको बता दिया कि आवास मतलब कहाँ कहाँ ये शैवाल पाए जाते हैं। तो शैवाल ताजे जल में, समुद्री जल में, गर्म जल के झरनों में, नमीयुक्त स्थानों में, तालाबों आदि में पाए जाते हैं। ये पेड़ के तनों, चट्टानों पर भी उग जाते हैं। कुछ शैवाल अधिपादप के रूप में पौधों पर पाए जाते हैं, जैसे ऊडोगोनियम एक ऐसा शैवाल है जो कछुए की पीठ पर होता है। क्लेडोफोरा नामक शैवाल घोंगे के ऊपर रहता है। इतना ही नहीं, कुछ शैवाल जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे जूक्लोरेला नामक शैवाल निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा के अंदर होता है। जो क्लोरेला और हाइड्रा का संबंध सहजीवन का उदाहरण है। कुछ शैवाल परजीवी भी होते हैं, जैसे सेफेल्यूरास जो चाय और कॉफ़ी की पत्तियों पर पाया जाता है। तो ये तो हुए शैवालों के लक्षण और आवास। अब देखते हैं शैवालों का वर्गीकरण। तो शैवालों का प्रमुख लक्षण वर्णकों की विविधता है, और अनेक वर्षों तक शैवालों का वर्गीकरण उनके रंग के आधार पर 4 वर्गों में किया गया। क्लोरोफाइसी हरा वर्णक, रोडोफाइसी लाल वर्णक, थियोफाइसी भूरा वर्णक, साइनोफाइसी नील हरित शैवाल।
लेकिन आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, लेकिन याद रखिए जो 5 जगत प्रणाली है उसमें आपके जो शैवाल का वर्गीकरण है वो ये 3 ही जगत यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो ये 3 याद रखेंगे। अब देखेंगे शैवालों की आर्थिक महत्व। कुछ शैवाल तो हमें लाभ पहुंचाते हैं और कुछ हानि पहुंचाते हैं, तो एक एक करके पहले लाभदायक शैवालों को देखेंगे, फिर हानिकारक शैवाल देखेंगे। तो लाभदायक में भोजन के रूप में जो ग्रहण किए जाते हैं, मतलब भोजन के रूप में हमें लाभ दे रहे हैं, तो उसमें हो जाएगा जापान के जो निवासी हैं वो अल्वा। अल्वा क्या है? एक शैवाल है और भूरे रंग का शैवाल है। इसका उपयोग सलाद के रूप में करते हैं, इस कारण अल्वा को समुद्री सलाद कहा जाता है। नेक्स्ट है चीन। चीन के निवासी नॉस्टॉक नामक शैवाल भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। स्कॉटलैंड में रोडोमेरिया पल्मेटा नामक शैवाल का प्रयोग तंबाकू के रूप में किया जाता है। जापान के निवासी अल्वा के साथ साथ पोरफाइरा का भी प्रयोग शैवाल का भोजन के रूप में करते हैं। कॉन्ड्रस नामक शैवाल से आयरिस अगर प्राप्त होता है और इसका उपयोग चॉकलेट बनाने में इमल्सिफाइंग कारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन ए, सी, डी, ई आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। तो ये तो हुए भोजन के रूप में उपयोगी शैवाल। अब देखते हैं व्यवसाय के रूप में। तो अगर नामक जो शैवाल है, लाल शैवाल होता है, उससे प्राप्त होता है। यह प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन, तना, जेल, आइसक्रीम आदि में प्रयुक्त होता है। फिर है यहाँ पर सारगासम, सागासम नहीं है, सारगासम नामक शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है एलिजन नामक पदार्थ शैवाल से ही प्राप्त होता है और यह वोल्कनाइजेशन, टाइपराइटरों के रोलरों और आज्वलनशील फिल्मों में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है कैराड्रस नामक शैवाल से सैकेरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है और यह श्रृंगार प्रसाधन जो है, जैसे शैम्पू है, जूतों की पॉलिश आदि बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है लेमिनेरिया। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वर्ग 2 का ही क्वेश्चन है। पूछा गया था कि किस समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो वो है लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल। तो अब आप देखिए, जब ये क्वेश्चन बन सकता है तो और क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकते। ठीक है, तो हर एक फैक्ट को आपको याद रखना है और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट है शैवालों के किण्वन से एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो 2 प्रकार के शैवाल हो गए, एक तो भोजन के रूप में जो उपयोगी शैवाल हैं, दूसरे हो गए व्यवसाय। अब देखेंगे कृषि में कौन कौन से शैवाल उपयोगी हैं। तो सबसे पहले नॉस्टॉक, एनावीना आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से भी आपका एक क्वेश्चन बनता ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नील हरित शैवाल का उपयोग भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। नॉस्टॉक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ शैवालों का उपयोग खाद्य के निर्माण में भी किया जाता है। अब देखते हैं औषधि के रूप में कौन कौन से शैवाल उपयोगी हैं। तो कारा और नाइट्रेला नामक शैवाल का उपयोग मलेरिया उन्मूलन में उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट है क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पदार्थ प्राप्त होता है। तो ये तो हुए आपके उपयोगी शैवाल। अब देखते हैं हानिकारक शैवाल। तो कुछ शैवाल जलाशयों में प्रदूषण बढ़ा देते हैं और जिससे जलाशयों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। ये शैवाल एक प्रकार के विष का परित्याग करते हैं, जिस कारण जलाशयों में जो मछलियाँ रहती हैं वो मर जाती हैं। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु के दौरान शैवालों के कारण भूमि हरे रंग की दिखने लगती है और यह फिसलाव हो जाती है भूमि। ठीक है, अब नोट पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। मैक्रोसिस्टस सबसे बड़ा शैवाल है, तो पूछ लेगा कि सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, तो मैक्रोसिस्टस। और इस शैवाल को दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नील हरित जो शैवाल है वो धान के खेतों में पाया जाता है। अब आपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले आपके जीवाणु होते हैं या सीधे जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, इसको बदलकर नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है,
और दलहनी पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें इसके जीवाणु पाए जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। और नाइट्रोजन का एक चक्र चलता है, विनाइट्रीकरण होता है, यौगिकीकरण होता है, अमोनीकरण होता है, आदि चीज़ें। ठीक है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्लोरेला नामक शैवालों को अंतरिक्ष शैवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है पिछली बार का। तो पूछते हैं कि अंतरिक्ष शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्लोरेला नामक शैवाल को। क्यों? क्योंकि यह अंतरिक्ष यात्रा के दौरान, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाते हैं, तो जो अंतरिक्ष यान है उसकी केबिन में, इसके हौज में इसको उगा करके ले जाते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन बनाने, जल और ऑक्सीजन इससे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल जो है इससे आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, अल्वा शैवाल का प्रयोग जापान में मनुष्य खाने के रूप में करते। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शैवाल्स होते हैं जो आपके साथ हमने डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आगे की चीज़ों को हम कवर करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है, चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो शेयर ज़रूर करें। और आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।